हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने पिछली वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड सीखा था, तो आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखने वाले हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड किया था किसके लिए, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही एक हमारे पास अलग से मेथड है, थर्ड मेथड, वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको इसका पहले मेथड समझना पड़ेगा कि मेथड कैसे है, कि इसको सॉल्व कैसे करना है हमने। मान लो आपके पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1। आपके पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1, और आपके पास जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, आपके पास a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2। ये आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है। इतना समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, वो देखना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे जितनी भी इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को आप एलएचएस की तरफ लिखोगे, मतलब कि पूरी इक्वेशन को एक तरफ लिखोगे। पूरी की पूरी इक्वेशन को किस तरफ लिखोगे, एक तरफ लिखोगे। जैसे कि यहां पे क्या c1 दूसरी तरफ आ रहा है, तो यहां पे सबसे पहले हम इक्वेशन को अरेंज करते हैं। वो कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये माइनस c1 था, इक्वल टू दूसरी तरफ आके क्या हो गया, ये प्लस का c1 हो गया। तो हमने एक इक्वेशन को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। वैसे ही आपको सेकंड इक्वेशन को भी क्या करना है, पूरा का पूरा इक्वेशन एक तरफ लिखना है, मतलब एलएचएस की तरफ लिखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको आगे से सॉल्व करना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ना कि इसको। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऐसी दिखेगी एलएचएस और आरएचएस की तरफ, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरी की पूरी इक्वेशन को एलएचएस की तरफ लिख लेना है। मतलब कि कांस्टेंट टर्म और एक्स वाई की टर्म क्या होगी, सभी की सभी एक तरफ ही होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, एक तरफ ही होंगे। इतना समझ आया? अब हम क्या करते हैं, यहां पे x लिख लो, फिर लिख लो y, फिर लिख लो यहां पे कांस्टेंट टर्म मतलब कि 1। क्या लिख लो, x y 1। अब x के नीचे क्या आएगा, अब x के नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिख लो x, फिर y, फिर 1 लिख लो। अब x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे आएगा, आप x की टर्म को क्या कर लो, छुपा लो। आप x की टर्म को क्या कर लो, छुपा लो। x की टर्म को क्या कर लो, छुपा लो। आपके पास क्या दिख रहा है, y एंड कांस्टेंट टर्म। आपके पास क्या दिख रहा है, y एंड कांस्टेंट टर्म। तो y का कोएफिशिएंट लिखना है एंड कांस्टेंट टर्म लिखना है हमने। जो टर्म के नीचे जैसे x है तो x की टर्म छुपा लो, और आपको क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 c2। आपको क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 c2। तो यहां पे x के नीचे आएगा आपके पास b1 और उसके नीचे आएगा b2, और क्या दिख रहा था आपको, c1 c2। तो वैसी लाइन वाइज लिख लो c1 c2। इतना समझ आया? इतना समझ आया कि हमने x के नीचे क्या लिखना है, x की टर्म को छुपा के जो आपके पास बच रहा है वो लिख लो। y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b1, तो b1 लिख लिया। y का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, b2, b2 लिख लिया। c1 कांस्टेंट टर्म, c2 कांस्टेंट टर्म, हमने वो चीज लिख लिया। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे इक्वेशन गिवन है। ऐसे नहीं कि इसका b2 पहले, इसका b1 बाद में, और इसका c1 पहले लिख लिया, इसका c2 बाद में। ऐसे नहीं, b1 के नीचे क्या है, b2, तो b1 के नीचे b2, फिर आगे क्या, c1 के नीचे c2, तो c1 के नीचे c2। अब हमने y के नीचे क्या लिखना है, अब हमने y के नीचे क्या लिखना है, y के नीचे लिखोगे आप, y को छुपा लो। जो चीज लिखनी है उस टर्म को क्या कर लो, आप छुपा लो। तो y को टर्म को छुपा लिया। आपको क्या दिख रहा है, x का और कांस्टेंट टर्म। आपको दिख रहा है x की कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तो यहां पे पहले ही आ गए। देखो, अगर मैं इसको छुपाता हूं, क्योंकि हमने y के नीचे लिखना है, अगर मैं इसको छुपाता हूं तो आपके पास क्या दिख रहा है, a1 a2 c1 c2। c1 c2 तो पहले ही आ गए, c1 c2 तो पहले ही आ गए, तो क्या बचे, a1 a2। तो यहां पे आप लिख लो a1 a2। क्या लिख लो, a1 a2। इतना समझ आया? इतना समझ आया कि हमने क्या किया, x का लिखना है तो x को छुपा लो, क्या बचा, b1 b2 और c1 c2। तो हमने b1 b2 भी लिख लिया और c1 c2 भी लिख लिया। अब y का लिखना है हमने, अगर हमने किसका लिखना है, y का लिखना है, तो आप y की टर्म को छुपा लो। आपके पास क्या बचा, a1 a2 एंड c1 c2। बट c1 c2 तो यहाँ पे पहले ही आ गए, तो क्या बचा, a1 a2। क्या बचा, a1 a2। c1 c2 तो इसके साथ ही आ गए ना, y के साथ ही आ रहे हैं, और y के साथ a1 a2 भी आ गया। अब आगे
अब वन क्या होता है कांस्टेंट, तो अब क्या करो कांस्टेंट टर्म को छुपा लो, किसको, कांस्टेंट टर्म को छुपा लो, कांस्टेंट टर्म को छुपा लिया बिल्कुल। तो आपको क्या दिख रहा है a1 a2 b1 b2, बट यहाँ पे a1 a2 तो आ गया, आपको क्या दिख रहा है जब कांस्टेंट टर्म को छुपाया आपको क्या दिख रहा है a1 a2 एंड b1 b2, a1 a2 तो आ गया, तो क्या बचा आपके पास b1 एंड b2, क्या बचा आपके पास b1 एंड b2। इतना समझ आया हमने क्या लिखा है और कैसे लिख रहे हैं, लिखा है, इतना समझ आया आपको कि हमने कैसे लिख रहे हैं, लिखा है, ये चीज सब कुछ समझ आया। अब आगे, अब हमने क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो हमारा मेथड भी क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो अब हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। एक चीज याद रखना हमेशा, ऊपर से स्टार्ट होएगा नीचे की तरफ क्या होएगा मल्टीप्लाई, ऊपर से स्टार्ट होएगा नीचे की तरफ क्या होएगा मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम लिखेंगे x उसके नीचे, हम लिखेंगे x उसके नीचे आएगा ये सब कुछ, पहले हम लिखेंगे x फिर उसके नीचे आएगा ये सब कुछ। ऊपर से स्टार्ट करना है हमेशा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो b1 इंटू c2, तो वो क्या हो गया आपके पास b1 c2, क्या हो गया आपके पास b1 c2। अब आगे क्या करना है माइनस साइन लगाना है खुद से, कौन सा साइन, माइनस साइन। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तब आपको कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, कौन सा साइन, माइनस का। तो b2 इंटू c1 वो क्या हो गया b2 c1, क्या हो गया आपके पास b2 c1। अब आगे इक्वल्स टू y लिख लो, y के आगे क्या आएगा, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो c1 इंटू a2 वो क्या आएगा c1 a2, आगे माइनस का साइन, आगे माइनस का साइन। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ क्या करोगे मल्टीप्लाई, c2 इंटू a1, माइनस है ना, माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 1। इसके नीचे क्या आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, a1 इंटू b2 वो क्या हो गया आपके पास a1 इंटू b2, समझ आया। आगे नीचे से जब आप ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन बीच में माइनस का, a2 इंटू b1 वो क्या आ गया आपके पास a2 इंटू b1, क्या आ गया आपके पास a2 इंटू b1। अब यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो यहां पे आ जाएगी, y की वैल्यू जो आएगी नीचे माइनस माइनस करके वो यहां पे आ जाएगी, y1 की जो वैल्यू आएगी वो यहां पे आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, इनको तीनों को क्या कर देंगे हम इक्वेट, क्या कर देंगे इक्वेट करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे एंड y की वैल्यू को क्या कर लेंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू को भी क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे एंड हम y की वैल्यू को भी क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। इतना समझ आया, इतना समझ आया हमने कैसे किया। इसका पहले के बाद स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कैसे करना है। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर, कोई ना कोई एग्जांपल करते हैं। इसको इरेज कर दो, ठीक है। मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 35 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 28, इक्वल्स टू 28। आपको इक्वेशन दी हुई है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 35 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास 2x आएगा, यहां पे 2y नहीं आएगा, यहां पे आएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 28। आपके पास सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 28। अब हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या है, पूरी इक्वेशन को xy टर्म की तरफ लिखना, मतलब LHS की तरफ लिख लेना। तो पूरी इक्वेशन को हम पहले क्या करते हैं LHS की तरफ लिखते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। वो क्या आएगी आपके पास 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन को भी हम अरेंज कर लेते हैं। वो क्या आएगी आपके पास 2x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 28 इक्वल टू 0। ये माइनस 28 क्यों हुआ, इधर प्लस का था तो इक्वल टू दूसरी तरफ आगे क्या होएगा माइनस का होएगा। हम अब हमने क्या कर ली, अरेंज कर ली किसको, इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले x, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम y, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 1, क्या लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1 मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, x की टर्म y की टर्म और कांस्टेंट टर्म। अब x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे क्या आएगा, मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, x को छुपा लो, क्या बचा y और कांस्टेंट टर्म, y के कोएफिशिएंट लिख लो और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट लिख लो विद साइंस, साइंस मतलब नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव लिखो, अगर पॉजिटिव है तो नंबर लिख लोगे तो भी क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे हमने क्या लिखना है, अब x के नीचे लिखना है, तो x की टर्म को मैंने छुपा लिया तो क्या बचा 3 4 माइनस 35 माइनस 28। तो यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं 3, उसके नीचे लिखूंगा 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस 35 और यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस 28।
अब y के नीचे लिखना है तो y की टर्म को छुपा लो, क्या बचा आपके पास 5 2 -35 -28, -35 -28 तो आ गया, तो सिर्फ क्या बचा 5 2, क्या बचा 5 2, मैंने 5 2 लिख लिए, समय आया। अब कांस्टेंट टर्म को छुपा लो, आपके पास क्या बचा 5 2 3 4, 5 2 3 4, मतलब x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट, बट y का कोएफिशिएंट तो हमने लिखा नहीं है, x का कोएफिशिएंट लिख दिया। 5 2 तो आ गया 1 के नीचे, 5 2 तो आ गया, तो सिर्फ क्या नहीं आया y का कोएफिशिएंट, दोबारा से वो लिख देंगे हम 3 4, क्या लिख देंगे 3 4। इतना समय आया, अब हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लिखेंगे x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमेशा किधर से शुरू करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होगा, ना कि नीचे से आप ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, वो बाद में है, पहले सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि 3 × -28, आगे साइन कौन सा आता है माइनस, माइनस का। 3 × -28 तो हमने लिख लिया, अब साइन कौन सा आता है बीच में माइनस का। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन क्या आएगा माइनस का। अब 4 × -35, इतना समय है, बिल्कुल सही है। अब आगे इक्वल्स टू यहां पे लिख लेंगे y, तो y को पहले ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, वो क्या -35 × 2, क्या है आपके पास -35 × 2। अब माइनस साइन जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस साइन खुद से लगा लेना है, अब आगे -28 × 5, क्या आएगा -28 × 5, इतना समय आया। अब आगे इक्वल्स टू 1, 1 के नीचे आएगा, ऊपर से पहले नीचे मल्टीप्लाई, 5 × 4, आगे माइनस साइन खुद से जब हम नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 3, इतना समय आया। अब हमने क्या करना है सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और माइनस कर देना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, x के नीचे x आएगा। अब आगे 3 × -28, वो कितना होता है आपके पास -84, कितना होता है आपके पास 3 × -28 वो होता है आपके पास -84। आगे माइनस 4 × -35, वो कितना हो गया आपके पास 4 × -35 वो हो गया आपके पास 140, कितना हो गया आपके पास 140, किसका माइनस का। 4 × -35 -140। अब इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है आपके पास -35 × 2 -70, आगे माइनस, फिर -28 × 5, ये क्या हो गया आपके पास -40, फिर से हो गया, इक्वल्स टू 1/5 × 4 20 -2 × 3 6, इतना समय आया। -28 × 5 -40, माइनस साइन बाहर पड़ा, 4 × -35 -40, माइनस साइन बाहर पड़ा, इसका माइनस आ गया, इतना समय आया। अब हम करते हैं आगे x को सॉल्व, x अपॉन -84 माइनस इंटू माइनस प्लस 140 इक्वल्स टू y अपॉन 170, मतलब -70 माइनस इंटू माइनस प्लस 140 इक्वल्स टू 1/20 - 6 कितना होता है 14 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 14। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब इसको आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x -84 प्लस 140 -84 माइनस का 84 है प्लस का 140 है, तो x अपॉन कितना आ गया हमारे पास 56 इक्वल्स टू y -70 प्लस 140 माइनस का 70 है प्लस का 140, तो y अपॉन 70 आ गया इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना था हमारे पास 14 इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना था 14। अब इसको हम क्या कर देंगे इक्वेट, आपस में क्या कर देंगे इक्वेट, मतलब कि x अपॉन 56 इक्वल्स टू 1/14 1/14 के भी इक्वल है, x अपॉन 56 किसके इक्वल है 1/14 के भी इक्वल है, क्योंकि वो y के भी इक्वल है और 1/14 के भी इक्वल है, तो x अपॉन 56 इक्वल्स टू 1/14 एंड y अपॉन 70 इक्वल्स टू 1/14। ये वाली वैल्यू भी 1/14 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से हम क्या कर लेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 56/14, तो ये 7 के टेबल पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये कितना हो गया 7 8 जा, ये 7 2 जा, मतलब कि ये 2 और 4 8 कट गया मतलब 4, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, और यहां से y की वैल्यू क्या आई
y इक्वल्स टू 70/14, फिर 7 से कट गया, ये आ गया 10 पे, ये आ गया 2 पे, तो फिर 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। समझ आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं? इतना समय है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक टर्म और बतानी है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे सोल्व किया है। इसके बाद हम इसके 3-4 एग्जांपल्स जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है वो सोल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, इरेज कर दो इसको, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, उसका कोएफिशिएंट की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, एंड यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की वो क्या होती है, वो भी एक बार दोबारा से देख लो क्योंकि इसमें हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास कोएफिशिएंट की रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब कि आपके पास इक्वेशंस क्या होती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब आपके पास a1/a2 की रेशियो वो b1/b2 की रेशियो के इक्वल नहीं होती थी, तब आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आता था, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये याद रखो क्योंकि अब हमें जरूरत दोबारा से इसकी पढ़ने वाली है। यहां पे कौन सा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास a1/a2 की वैल्यू इज इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू इज इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू आती थी, तब आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आता था। अगर जिन जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी हुई है उनको तो याद होगा कौन सा सॉल्यूशन आता था हमारे पास, कौन सा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कौन सा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इतना समझ आया। जब हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के इक्वल आता था, तब हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आता था, हमारे पास आता था नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आता था हमारे पास, नो सॉल्यूशन। इतना समझ आया। जब a1/a2 की रेशियो नॉट इक्वल होती थी b1/b2 के, तब आपके पास आता था यूनिक सॉल्यूशन। जब तीनों की रेशियो आपस में इक्वल होती थी तब आपके पास आता था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता था, बट वो आगे c1/c2 के इक्वल नहीं होते थे, तब आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आता था, नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इतना समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 14 के ऊपर, जो एनसीईआरटी की बुक में हमें गिवन है, एग्जांपल 14। इसमें हमें गिवन क्या है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलुरु इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46, बट इफ वी बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹74। हमने क्या करना है, हमने फेयर्स निकालने हैं, मतलब कॉस्ट निकालनी है टिकट की मलेश्वरम की एंड यशवंतपुर की। तो हमने क्या, हमको क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कितने टिकट्स की, 2 टिकट्स मलेश्वरम की एंड 3 टिकट्स यशवंतपुर की, उसकी टोटल कॉस्ट गिवन है, एंड 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर की, उसकी भी कॉस्ट में गिवन है। तो हमने क्या करना है, मलेश्वरम की 1 टिकट की कॉस्ट एंड यशवंत की 1 टिकट की कॉस्ट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 14 को, सोल्यूशन 14 हम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू मलेश्वरम इज ₹x। मैं कितना मान के चल रहा हूँ, ₹x मान के चल रहा हूँ। कितनी मान के चल रहा हूँ, x के 1 टिकट की कॉस्ट कितनी है, मलेश्वरम की x है। आगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू यशवंतपुर इक्वल टू ₹y। मैं मान के चल रहा हूं उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹y है। यशवंतपुर की 1 टिकट की कॉस्ट कितनी है, y है, ये मैं मान के चल रहा हूं। और मलेश्वरम की 1 टिकट की कॉस्ट कितनी है, ₹x है। ठीक है, इतना समझ आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, इफ वी बाय 2 टिकट्स, इफ दे बाय 2 टिकट्स, कितने, 2 टिकट्स किसकी, टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर की उसने टिकट कितनी है, 3, इक्वल टू रुपीज कितने की, इक्वल टू रुपीज टोटल कॉस्ट इज ₹46, कितने की, ₹46 की उसने क्या खरीदी है, 2 टिकट्स मलेश्वरम की खरीदी है, 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, कितने रुपीज की, 46 की। तो हमें क्या, हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 2 ×
2 into the cost of 2 into the cost of one ticket 2 into the cost of one ticket to Maleshvam ठीक है, प्लस 3 into cost of one ticket to यशवंतपुर। कितने रुपीज है उसके? ₹46। कितने रुपीज है उसके? ₹46। एज गिवन हमारे क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपीज है उसके? 46। तो 2 इंटू क्वेश्चन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2 इंटू कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू मलेश्वर हम कितने रुपए मान के चले? एक्स। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू यशवंत हम कितना मान के चले? वाई। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। कितनी आ गई हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। इतना समझ आया? अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। आल्सो गिवन हमें और क्या गिवन है? आल्सो गिवन हमें गिवन है कितना? बट इफ दे बाय 3 टिकट्स इफ दे बाय 3 टिकट्स कितनी? 3 टिकट्स किसकी? टू मलेश्वरम एंड उन्होंने कितनी टिकट्स खरीदी हैं? एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर। 5 टिकट्स खरीदी हैं उन्होंने यशवंतपुर की। उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹74। एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर। किसकी? यशवंतपुर। उसकी कॉस्ट कितनी है? इक्वल टू ₹74। कितनी है? 74 रुपीज की उन्होंने 3 टिकट खरीदी है मलेश्वरम की एंड 5 टिकट्स खरीदी हैं यशवंतपुर की। समय इतना। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? इसकी इक्वेशन आपके पास बनेगी 3 इंटू कॉस्ट ऑफ डिटो सेम, जैसे हमने ये लिखा है डिटो सेम इसकी कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू मलेश्वरम ठीक है, प्लस 5 इंटू कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू यशवंतपुर इक्वल टू ₹74। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी? 3 इंटू इसकी कॉस्ट कितनी है वन टिकट की मलेश्वरम की? वो है x। तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू कॉस्ट कितनी है एक टिकट यशवंतपुर की? वो कितनी है? y। 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 74। तो आपके पास इक्वेशन एक ये बन गई। समझ आया? एक इक्वेशन ये बन गई। हमने क्या करना है? फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। हमने क्या करनी है? टिकट की फेयर्स निकालने, मतलब पैसे निकालने के एक टिकट के मलेश्वरम के कितनी है और एक टिकट टू यशवंतपुर के कितने रुपीस हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें कौन से मेथड से करनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करनी है। अगर आपको गिवन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो आपको वही मेथड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप तीनों में से कोई मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप तीनों में से कोई मेथड लगा सकते हो। इतना समय आया? अब हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं। क्वेश्चन की तो हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को कर देता हूं मैं इरेज। क्वेश्चन की तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है, इसको कर देता हूं मैं इरेज। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो यहां से हम इसको इक्वेशन को दोनों एक साथ लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे 46 है, मैंने आपको बताया था जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो सारी की सारी इक्वेशन को एक तरफ लिखना होता है। तो मतलब क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 और इसका 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0। इतना समझ आया? अब यहाँ पे हम करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x के नीचे क्या आता है? x को छुपा लो, क्या बचा आपके पास? y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। x को छुपा लिया मैंने, देखो x को छुपा लिया, क्या बचा? 3 5 माइनस 46 माइनस 74। इसको एज इट इज लिख लो, 3 5 माइनस 46 एंड माइनस, यहाँ पे मत लिखो, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं, यहाँ पे बीच में आया माइनस 46 एंड माइनस 74। देखो x को छुपाया, क्या आ गया? 3 5 माइनस 46 माइनस 74। अब हमने किसके नीचे लिखना है? y के नीचे। तो y को छुपा लो आप, y को छुपाया तो क्या बचा? 2 3 माइनस 46 माइनस 74। बट माइनस 46 माइनस 74 तो आगे, जब हमने y को छुपाया माइनस 46 और माइनस 74 तो आगे, तो क्या बचा? सिर्फ 2 और 3। क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 2 और 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 एंड 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3, मतलब 2 के नीचे 3 आ जाएगा। जब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो 1 वाले में तो 1 में तो कांस्टेंट टर्म को छुपा लो। जब कांस्टेंट टर्म को छुपाया तो हमारे पास क्या बचा? 2 3 एंड 3 5। 2 3 तो पहले ही आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 5। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 5। इतना समझ आया? अब हमने क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x
इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमने, फाइंड आउट। जब हम x की फाइंड आउट करते हैं, x के नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो अब इनका, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -74 से। हमेशा सबसे पहले क्या करना है आपने, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो 3 इंटू -74, आगे माइनस, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बीच में हम खुद से क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। 5 इंटू -46, आगे y के नीचे, ऊपर से नीचे -46 इंटू 3, जब नीचे से ऊपर जाना है तो खुद से माइनस, क्या है, -74 इंटू 2, -74 इंटू 2। 1 के नीचे जब हम लिखेंगे तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और माइनस जब नीचे से ऊपर जाएंगे 3 इंटू 3, -3 इंटू 3। समय आया। ऊपर से जब नीचे आना है तब कुछ नहीं साइन लगाना, जब नीचे से ऊपर जाना है तब आपको खुद से एक माइनस लगाना पड़ेगा। नंबर्स का जो माइनस है वो तो रहेगा ही, चाहे वो पहली टर्म में चाहे सेकंड टर्म में है, बट जो नीचे से अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करो तो खुद से क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे ही लगाओगे। इतना समय आया, इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब आगे एक्स के नीचे करते हैं हम सॉल्व। -3 इंटू -74, 3 इंटू -74 वो कितना होता है आपके पास, -222। कितना होगा आपके पास, -222। अब आगे 5 इंटू -46, माइनस साइन पहले पड़ा है, -5 इंटू -46 वो तो आपके पास 230। कितना हो गया आपके पास, 230। किसका, माइनस का, किसका, माइनस का, क्योंकि 5 इंटू -46 कितना हो गया, -230। कितना हो गया आपके पास, -230। अब आगे इक्वल्स टू y लिख लो यहाँ पे, y के नीचे क्या है, -46 इंटू 3, -46 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास, -138। कितना हो गया आपके पास, -138। अब यहाँ पे बीच में साइन माइनस का, तो माइनस का साइन, -74 इंटू 2 वो हो गया आपके पास -148। कितना हो गया आपके पास, -148। अब आगे 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5 10, -3 इंटू 3 9। आपके पास क्या आ गया, 1 10 -9। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, x अपॉन -222 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 230 इक्वल्स टू y के नीचे क्या आ गया आपके पास, -138 माइनस इंटू माइनस प्लस 148 इक्वल्स टू 10 -9, 1/10 -9 1 आ गया। क्या आ गया आपके पास, 1। अब इतना समय आया, इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करता हूं अभी। ये तो हमको चाहिए नहीं, अब इसको इरेज कर दें, ठीक है ना, इसकी तो हमें अभी जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, x अपॉन 238, ये -222 है, ये क्या 238, तो यहां पे आ गया x अपॉन 8 इक्वल्स टू y अपॉन, ये -38 है, ये प्लस का 148 है, ये माइनस का 138 है, ये किसका है, प्लस का 148, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10 इक्वल्स टू 1/1। तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट x अपॉन 1 इक्वल्स टू 1/1, y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1/1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/1, मतलब कि x इक्वल्स टू 8, यहाँ पे y इक्वल्स टू 10/1, मतलब कि y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 10, मतलब कि जो टिकट की कॉस्ट है किसकी, मलेशवाम की, वो ₹8 है, और जो कॉस्ट है यशवंतपुर की वो कितनी है, ₹10। तो आपको वहां पे लिखना है देयरफॉर लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू मलेशवाम एंड टू यशवंतपुर, इसकी कितनी है ये x कितनी है 8 ₹8, और यशवंत की क्या है y, तो ₹10। कितनी है इसकी ₹10। इतना समय आया। यहाँ पे आपको वहां पे आके पूरा का पूरा लिखना है देयरफॉर, वरना आपको हाफ या 1 मार्क्स काट सकते हैं स्कूल वाले। समझ में आया, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब ये समझ आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे की है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के ऊपर, इसको रेज कर दूं, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको गिवन गया है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आप ये बताओ, यूनिक सॉल्यूशन जब आपके पास होता था, मैंने आपको अभी बताया है, जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता था तब आपके पास जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनके कोएफिशिएंट के अंदर क्या रिलेशन होता था, उनके कोएफिशिएंट्स के अंदर क्या रिलेशन होता था, ठीक है। हमारे पास क्या है, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन आपके पास
2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है? 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। व्हेन यू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जब हमारे पास क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन होता था। व्हेन वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन देन देयर कोएफिशिएंट्स की जो रिलेशन होता था वो क्या होता था? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता था तब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि उसका x का जो कोएफिशिएंट की रेशियो है वो जो y की कोएफिशिएंट की रेशियो है वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। इतना समझ आया? अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग विद फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू क्या आ गई? a1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 इक्वल्स टू 4, और b1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? p, b1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? p, और c1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 8, और इसकी a2 की वैल्यू क्या आ गई? इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया तो a2 की वैल्यू क्या है? 2, a2 की वैल्यू क्या है? 2, a2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और b2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास? वो भी आ गई 2, और c2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास? वो भी आ गई 2। क्या आ गया आपके पास? 2, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a1 आ गया 4, b1 आ गया p, c1 क्या आ गया आपके पास? 8, a2 क्या आ गया 2, b2 क्या आ गया 2, और c2 क्या आ गया आपके पास? 8। इतना समझ आया? हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमको गिवन क्या है? हमको यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन है द पेयर ऑफ इक्वेशन, the pair of equation has unique solution। हमें गिवन क्या है कि पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगी? a1 by a2 is नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब यहां पे हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो a1 क्या आपके पास? 4, और a2 क्या आपके पास? 2 इक्वल्स टू b1 क्या आपके पास? p, एंड b2 क्या आपके पास? 2, क्या आपके पास? 2। इतना समझ आया? इतना समझ आया? बट बीच में क्या है? नॉट इक्वल टू। बीच में क्या है? नॉट इक्वल टू। तो यहां पे ये 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, तो दूसरी तरफ से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू p। 2 से 2 क्या होगा? कट गया, तो p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब कि क्या हुआ? जो p की वैल्यू होगी वो बाकी सारी होगी, बट वो 4 के इक्वल नहीं होएगा कभी भी। मतलब कि जो आपके पास p है वो कभी भी 4 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमें यहां से पता लग रहा है p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब जो आपके पास p की वैल्यू है एक्सेप्ट, वो ऑल वैल्यूज होएगा एक्सेप्ट 4। वो सारे के सारी वैल्यूज हो सकती हैं एक्सेप्ट 4। क्यों? यहां पे क्या आ गया? p इक्वल टू 4। सो द वैल्यूज ऑफ p, वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट, the value of p is all except 4। मतलब जो वैल्यू है p की वो क्या हो सकती है? सभी हो सकती हैं, लेकिन 4 की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। मतलब p की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती। इतना समझ आया? हमने क्या किया? हमको गिवन था यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन गिवन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? ये होती है। अगर कंडीशन ये होती है तो उसके हिसाब से p इज नॉट इक्वल टू 4 आ गया। इतना समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 के ऊपर। हो गया? इरेज कर दो इसको मैं। ठीक है, अब आगे आपके पास क्या आता है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। हमने अब इसमें क्या करना है? k की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर इन्होंने हमें गिवन क्या दे रखा है? द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब रेशियो ऑफ x1 की, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x1 की रेशियो है और कोफिशिएंट ऑफ y1 की रेशियो है और कांस्टेंट टर्म की जो रेशियो है वो आपस में क्या हो? तीनों के तीनों इक्वल हो, तब हमारे पास क्या आता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या आता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हमने क्या करनी है? इसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या करना है? k की वैल्यू को फाइंड आउट। हमारे पास इक्वेशंस क्या है? एक इक्वेशन है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास? 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। इतना समझ आया? अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं विद
वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कंपेयरिंग विद, वही बिल्कुल सही है आपका जो आप बोल रहे हो, क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इतना समय आया, इतना समय आया, क्या किया हमने, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ गई, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे k, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई k, और b1 की वैल्यू क्या आ गई b1 y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, क्या है 3, और c1 कांस्टेंट टर्म, ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट टर्म, c1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस k माइनस 3। मैंने आपको पहले बताया हुआ है जब हमने सब्स्टिट्यूशन वगैरह, जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर किया था, जब हमने क्या किया था पॉलिनोमियल चैप्टर किया था, तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर माइनस साइन होता है तो साथ के साथ हमने क्या करना होता है, माइनस साइन भी उठाना होता ही होता है। इतना समझ आया। अब यहाँ से हम a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू क्या है आपके पास, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 12, और आगे b2 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है k, यहाँ पे क्या है आपके पास k, आगे c2 का क्या होता है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है माइनस k इक्वल्स टू माइनस k। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinitely many solutions। हमें गिवन है कि उसके अंदर कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है उसकी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इतना समय आया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। कब, जब इनफाइनाइटली क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तब उसकी कंडीशन ये होती है। अब इसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, a1 की वैल्यू क्या है k अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 12 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है k, और इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस k माइनस 3, और वहां से c2 की वैल्यू क्या है माइनस के, क्या है माइनस के। अब तीनों को क्या करते हैं हम, इक्वेट करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से आपके पास दो पेयर बन जाएंगे। वो कैसे पेयर बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। एक है आपके पास k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k, मतलब कि एक तो इसका पेयर बन जाएगा, दूसरा हमारे पास इसका पेयर बना लेते हैं हम। वो क्या आपके पास 3 अपॉन k इक्वल्स टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k। ठीक है, दूसरा पेयर हम उसका बना लेते हैं, समझ आया। बट यहां से हमारे पास क्या आ गया, k इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर क्या जाके क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो k इंटू के इक्वल्स टू इधर 12 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 3 इंटू 12, तो k स्क्वायर हो गया, k इंटू क्या हो गया k स्क्वायर इंटू 3 इंटू 12 36, कितना हो गया 36। तो अगर स्क्वायर है तो इक्वल टू दूसरी तरफ आके क्या होगा स्क्वायर रूट, क्या होगा स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया 36 का रूट, क्या आ गया 36 का रूट। बट हमें पता है 36 क्या होता है, वो होता है 6 का स्क्वायर, क्या होता है 6 का स्क्वायर 36, हमें पता है क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 ही होता है। तो हम 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया, जब स्क्वायर हो और साथ के साथ क्या हो रहा है उसका रूट हो रहा है, तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या होते हैं कट हो जाते हैं, क्या होते हैं कट। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, मतलब कि एक वैल्यू आ गई आपके पास k की प्लस 6, एक आपके पास वैल्यू आ गई k की माइनस 6, क्या आ गई माइनस 6। क्यों ये प्लस माइनस क्यों आता है, जब भी आप स्क्वायर रूट कर रहे होते हो तो क्या आता होता है प्लस माइनस आता ही आता होता है, क्या आता होता है प्लस माइनस आता ही आता है। क्यों, आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूं ये क्यों आता है। देखो यहाँ पे अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं वो भी आंसर क्या आएगा 4, अगर मैं +2 का स्क्वायर करूं वो भी आंसर क्या आएगा 4। तो देखो हमें थोड़ा ना पता है कि इसके अंदर 2 है या -2 है, मतलब कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर माइनस का 2 है या प्लस का 2 है, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों लेके चलना पड़ेगा, माइनस का भी प्लस का भी। क्यों, स्क्वायर क्या करता है माइनस और प्लस को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में कर देता है कन्वर्ट। तो हमको नहीं पता कि इसके अंदर माइनस का 6 था या प्लस का 6 था, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों वैल्यूज उठानी पड़ेंगी, ठीक है ना। यहां से इस इक्वेशन से तो क्या आ रही है k की वैल्यू 6 आ रही है, एक की क्या आ रही है -6। अब इससे सॉल्व करते हैं, यहां पे माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, क्यों ये माइनस क्या था बाहर, यहां पे माइनस के नीचे, ये क्या है माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो यहां पे क्या आ गया 3 अपॉन k इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, क्या आ गया k माइनस 3 अपॉन k। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है।
अब यहां से k इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, k इधर क्या डिवाइड इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू के अपॉन के इक्वल्स टू के माइनस 3, k से क्या हो गया कट गया, तो 3 इक्वल्स टू के माइनस 3। अब ये 3 है, इधर जाके क्या होगा ये ऐड, तो क्या हो गया k इक्वल्स टू 3 प्लस 3, कितना हो गया 3 प्लस 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6, इधर से k की वैल्यू माइनस 6 भी आ रही है और क्या आ रही है 6 आ रही है, बट दोनों इक्वेशन में, दोनों इसी इक्वेशन में भी k की वैल्यू क्या आ रही है 6, इसी इक्वेशन में भी k की वैल्यू क्या आ रही है 6, बट दोनों इक्वेशन में जब तक कॉमन नहीं आएगी तो कॉमन वैल्यू क्या है k की 6, कॉमन वैल्यू ऑफ k, कॉमन वैल्यू ऑफ k इज 6, क्या है 6, सो आंसर क्या है k का 6 ही है। क्यों, इसमें भी k की वैल्यू क्या आ रही है 6, इसमें भी k की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो कॉमन क्या है वैल्यू 6 ही है, तो k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, क्या होगी आपके पास 6 होगी। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।